हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों आप लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपना लाइट चैप्टर शुरू किया था, प्रकाश। उस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? प्रकाश की किरणें, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। इन सब चीज़ों की जानकारी हमने उस वीडियो में प्राप्त कर ली थी कि प्रकाश की किरणें कितनी तरह की होती हैं, परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। परावर्तन के नियम क्या होते हैं बच्चों? आपतन कोण, परावर्तन कोण या आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण होता है, मतलब कि अगर कोई किरण 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है तो परावर्तित होकर 30 डिग्री के एंगल पर ही वापस हो जाएगी। तो ये हमारे थे बच्चों परावर्तन के नियम। आज उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। इससे पहले हमने समतल दर्पण किस प्रकार बनता है ये जानकारी प्राप्त कर ली थी। समतल दर्पण किस प्रकार बनता है? समतल दर्पण एक पतली पट्टी पर हम सिल्वर मेटल की पॉलिश कर देते हैं और सिल्वर मेटल जो है उसकी बहुत ही जल्दी हटने की टेंडेंसी होती है। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके पीछे हम रेड कलर का पेंट कर देते हैं, तो वो सिल्वर मेटल नहीं हटता है। इस प्रकार हमारा समतल दर्पण बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में समतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है ये जानकारी प्राप्त करेंगे। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? कैसा बनता है? आभासी, सीधा, दर्पण के पीछे ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। अब बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आया आभासी। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। जब प्रकाश की किरण पुंज वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है। इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरण पुंज वास्तव में नहीं मिलती हैं, हमें उनके मिलने का आभास होता है, तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है। और समतल दर्पण के द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के, आभासी और वास्तविक। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण से पहले हम ये समझेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर हमें अपना प्रतिबिंब पूरा या अपनी हाइट का पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो हमें दर्पण कितनी लंबाई का लेना होगा, या हमें किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमें उस वस्तु की पूरी फोटो देखने के लिए या पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण लेना होगा। तो जिस वस्तु या फिर अगर हमें अपनी लंबाई देखनी है उसका पूरा प्रतिबिंब या पूरी इमेज प्राप्त करने के लिए हमें अपनी हाइट का या उस वस्तु की हाइट का आधा हमें समतल दर्पण लेना होगा। जैसे कि अगर हमारी हाइट 5 फीट है तो हमें 2.5 फीट का समतल दर्पण लेना होगा, है ना। या कोई वस्तु जो है 6 सेंटीमीटर की है तो हमें 3 सेंटीमीटर का समतल दर्पण लेना होगा। इस प्रकार हमने ये पता कर लिया कि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण लेना होता है। अपनी हाइट का लगभग आधा दर्पण हम लेंगे, तभी हमें अपना पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किस प्रकार बनाए जाते हैं? एक कांच के गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, अवतल दर्पण को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मतलब कि इसमें केव बन रही है इस तरीके से, जैसे ये मेरा हैंड है और इसमें ये गुफा बन रही है ऐसे, है ना। तो जिसमें गुफा बनती है वो होता है कॉनकेव मिरर। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। और ये है उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इन दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली है जिनकी जानकारी प्राप्त करनी हमको जरूरी है। इसके आगे की चीज हम तभी समझ पाएंगे। ये हो गया, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण या
कॉनकेव मिरर। इसमें पॉलिश जो है बच्चों बाहर की तरफ होती है, ये देखिए ये बाहर की तरफ पॉलिश है और अंदर ये केव बन रही है ना। तो सबसे पहले हमारा वर्ड आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या CP, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण जिस भी गोले से काटकर बनाया जाता है उसकी त्रिज्या हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। मतलब कि जैसे अगर इस गोले से काटकर बनाया गया है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तो जो ये त्रिज्या है ना, ये वृत्त की त्रिज्या है, तो जो ये त्रिज्या है यही हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। इसको हम R से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या हो गई हमारी, ये चित्र है हमारा, देखिए ये है हमारा ध्रुव P, ठीक है, ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या R, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसके बाद अब हमारा आता है ध्रुव या पोल, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण का मध्य भाग, जिस भी गोलीय दर्पण कांच के गोले से काटकर दर्पण बनाया गया है उसका मध्य भाग, जैसे ये कांच का गोला है इसका मध्य भाग P है ना, इसको हम कहते हैं ध्रुव। ये हो गया P, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां पर है हमारी? जैसे PC, समझ रहे हैं ना, ये P हो गया हमारा ध्रुव और ये इसका केंद्र बिंदु, तो PC ये हमारी मुख्य अक्ष है। इसके बाद है हमारा दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या हुआ हमारा? M1 M2, ये देखिए M1 और M2, इसमें भी M1 व M2, ये हमारा हो गया दर्पण का द्वारक। इसके बाद आता है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसको हम F से डिनोट करते हैं। तो प्रकाश की किरण पुंज जिस पॉइंट पर मिलती हैं, है ना, प्रकाश की किरण पुंज अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो फोकस परावर्तित होकर फोकस से वापस आएगी, तो जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। किरणें जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम कहते हैं फोकस। जैसे ये है ना, ये है, जैसे अगर ये प्रकाश की किरण पुंज मुख्य अक्ष के समांतर आई तो क्या होगा, ये इस तरीके से फोकस से वापस परावर्तित होकर फोकस से वापस चली जाएगी, है ना। तो आपतित किरणें परावर्तित होकर जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अब फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से। P व F के बीच की दूरी हमारी फोकस दूरी कहलाएगी। P हमारा क्या है? P हमारा है ध्रुव, है ना, और F क्या है हमारा? F है हमारा फोकस। तो P व F के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? स्मॉल f, फोकस दूरी। तो हमने ये देख लिया वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव किसको कहते हैं, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसको कहते हैं, और मुख्य फोकस किसको कहते हैं, और फोकस दूरी। तो इस दर्पण को बच्चों आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे हमारी स्टील की चम्मच होती है तो वो जो अंदर से गहरी होती है, ऐसे केव बनी होती है, वो होता है हमारा अवतल दर्पण, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो हमारा होता है उत्तल दर्पण। तो इसको आप स्टील की चम्मच के द्वारा भी समझ सकते हो। इसके बाद अब हमारा आता है कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो प्रतिबिंब बनने से पहले हम ये समझेंगे कि अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उससे पहले इनके कुछ रूल रेगुलेशन हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए इमेज बनेगी। तो सबसे पहले हमें उन रूल्स को जान लेना होगा। तो ये 4 नियम हैं, ठीक है ना, प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं। पहला है हमारा प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है, ये देखिए बच्चों, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण, तो इन दोनों के साथ ही हम समझेंगे, है ना। तो ये हो गया, अगर प्रकाश की किरण पुंज मुख्य अक्ष के समांतर आती है
तो वो परावर्तित होकर कैसे जाएगी, परावर्तित होकर फोकस से जाएगी। ठीक है ना। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, पॉलिश इसमें बाहर की तरफ हो गई, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा P हो गया, ये C और ये F। तो अगर प्रकाश की किरण पुंज ऐसे समांतर आ रही है तो वो फोकस से वापस चली जाएगी। ठीक है। तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर आती है तो परावर्तित या परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण F पर मिलती है या फोकस पर मिलती है, मतलब सारी किरणें वो F पर मिलेंगी। जैसे एक प्रकाश की किरण पुंज ये हो गई है ना, और एक ये जा रही है, तो ये सारी फोकस पर मिलती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल या पहला नियम। इसके बाद दूसरा नियम है हमारा कि प्रकाश किरण फोकस से होकर, अगर प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, पहला नियम क्या था कि अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तित होकर फोकस पर एक दूसरे को काटेंगी। दूसरा नियम क्या है, प्रकाश किरण फोकस से होकर अगर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी वो, है ना। अगर फोकस से आ रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए, जैसा कि हमने इसमें देखा हुआ है रे डायग्राम में कि ये फोकस से आई प्रकाश किरण और क्या हुआ, ये मुख्य अक्ष के फिर समांतर हो गई। ठीक है। ऐसे ही उत्तल दर्पण में भी है कि फोकस से आई और फिर मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट गई। इसके बाद हमारा थर्ड नियम है कि प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से आती है, वक्रता केंद्र क्या है बच्चों, कि जिस गोलीय कांच से हमारा दर्पण काटकर बनाया गया है उसका केंद्र, ये देखिए ये है ना, इस कांच के गोले से बनाया गया है, तो इसका केंद्र है हमारा वक्रता केंद्र। प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से अगर आती है तो क्या होता है, तो किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। अगर प्रकाश की किरण इस C सेंटर ऑफ कर्वेचर या C से आती है तो ये प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा नियम, दोनों दर्पण में इसी तरीके से होगा। इसके बाद है हमारा फोर्थ और लास्ट नियम, प्रकाश किरण अगर ध्रुव पर आपतित होती है, अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो वो परावर्तित होकर परावर्तन कोण बनाते हुए उसी कोण से वापस लौट जाएगी। अगर मतलब कि अगर कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री पर ध्रुव पर आती है तो वो 30 डिग्री से ही वापस लौट जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 4 नियम हो गए। पहला कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से वापस हो जाएगी। अगर प्रकाश की किरण फोकस पर आती है तो वो मुख्य अक्ष से लौट जाएगी, मुख्य अक्ष से समांतर होते हुए वापस जाएगी। ठीक है। और अगर प्रकाश की किरण C पर आती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। और अगर प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण बनाते हुए वापस आ जाएगी, जैसे कि एंगल I इक्वल टू एंगल R। ये हमने परावर्तन के नियम में भी पढ़ा था। तो बच्चों इसके आगे हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज किस प्रकार बनती है, ये इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार होता है। तो उससे पहले हमें इन नियमों को जान लेना जरूरी था, क्योंकि जब हमें ये नियम पता होंगे तभी हम इनके प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो बच्चों इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें आप कॉपी पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा।